चलिए बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल प्रेरणा क्लासेस जहानाबाद पर। तो आप लोग का क्लास 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास की फिजिक्स को आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देख लेंगे कि 12th क्लास में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं 12th क्लास के सिलेबस के बारे में। BSEB बिहार बोर्ड की सिलेबस के लिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं आप लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पार्ट आप लोग का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है इस 4 चैप्टर को। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड पोटेंशियल। और नंबर 4 में आप लोग को पढ़ने हैं कैपेसिटेंस। चलिए इन सभी को हम हिंदी में भी डिस्क्राइब करते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में कहते हैं वैद्युतीय आवेश। वैद्युतीय आवेश पहला जो पार्ट है वो आप लोग का वैद्युतीय आवेश। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में कहा जाता है वैद्युतीय क्षेत्र। वैद्युतीय क्षेत्र। थर्ड आप लोग का है पोटेंशियल एंड फ्लक्स। पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विभव और फ्लक्स का हिंदी फ्लक्सिंग हो जाएगा। लास्ट आप लोग का है कैपेसिटेंस, और इस कैपेसिटेंस को हिंदी में कहा जाता है धारिता। ये जो आप लोग का यूनिट 1 है, इससे बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेट 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आते हैं। यूनिट 1 के बाद आप लोग का अगला पार्ट आता है यूनिट 2, और इस यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं वैद्युतीय धारा, या यू कैन से दैट विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब देखते हैं किसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। इस यूनिट में क्या क्या है। इस यूनिट में सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, विद्युत धारा और प्रतिरोध। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी कुछ डिस्क्रिप्शन किया होगा। क्लास 10th में भी इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। उसके बाद नंबर 2 में आप लोग का आता है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। जैसे कि बात करते हैं मेजरमेंट में कि करंट का फ्लो होता है, तो करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। करंट फ्लो होता है ड्यू टू वोल्टेज, तो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। उन सभी के, और एक और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसको भी मापने के लिए कौन कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डिवाइस का यूज किया जाता है, वो सभी आप लोग को सेकेंड पार्ट में पढ़ने हैं। उसके बाद आपका इसमें थर्ड पार्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को लेते हैं, कोई एक कंडक्टर लेते हैं, और कंडक्टर में यदि, चालक में यदि धारा का प्रवाह लगातार होता है तो चालक गर्म हो जाता है। तो उस गर्म होने की प्रोसेस को समझेंगे इस थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। तो ये आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं, विद्युत धारा और प्रतिरोध, वैद्युतीय मापन, और एक लास्ट आप लोग को पढ़ने हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट
विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रोक्सीमेट, लगभग में 7 मार्क्स का। आपने प्रीवियस में देखा था, काउंट करते चलिएगा कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आ रहा है। प्रीवियस में आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स के लिए, सेकंड आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट सेकंड यूनिट जो कि 7 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद देखते हैं थर्ड यूनिट में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। आइए थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट आप लोग का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यानी सबसे पहले इसमें बेसिक दिखा जाएगा कि मैग्नेट क्या होता है और उसके बाद इन सभी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट थर्ड का सबसे पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ए हो गया फर्स्ट पार्ट में। हिंदी कहा जाता है कि जब करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनते हैं, एक फील्ड क्रिएट होते हैं और उस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, जो कि आगे आप लोग को बताएंगे कि करंट जब प्रवाह होता है, धारा का जब प्रवाह होता है किसी चालक में, तो चुंबकीय क्षेत्र ही क्यों जनरेट करता है, वैद्युतीय क्यों नहीं। इस लॉजिक को समझेंगे और यहां पर देखा जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, उस चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो कि आप लोग का ये पोर्शन होगा। सेकंड देखा जाए, सेकंड जो आप लोग का यूनिट का सेकंड जो पोर्शन है वो है आप लोग का फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हो गया कि अगर किसी हम आवेश को वैद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, उस पर जो लगने वाला बल होगा, उस बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कौन कौन से बल होते हैं और उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये आप लोग का सेकंड पार्ट में आएगा, जो कि टॉट ऑन फोर्सेस ऑन चार्जेस पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए थर्ड देखते हैं, तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या है दोस्त, नंबर थर्ड। तीसरा पार्ट में देखते हैं मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने पहले भी सुना होगा कि पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है। ये भी जानते होंगे भाई, चुंबक में जैसे कि सिमिलरिटी होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उसी तरह से अर्थ के पास भी 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो देखा जाएगा कि कैसे बिहेवियर होता है, पृथ्वी जो होता है वह एक चुंबक की तरह कार्य करता है, कैसे, इन सभी चीजों की एक्सप्लेनेशन आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद नंबर 4 में आपका आएगा, नंबर 4 में आप लोग का आएगा, नंबर 4 में चलिए देखते हैं क्या होता है। ये जो आप लोग का पार्ट 4 है, ये जो पार्ट 4 है, ये आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कहते हैं कि मटेरियल के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, पाराचुंबकीय, इन सभी पदार्थों को बांटा गया है मैग्नेट के बेसिस पर, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। और ये जो यूनिट थर्ड आप लोग देख रहे हैं चैप्टर, इनसे भी आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 8 मार्क्स का सवाल, 8 मार्क्स का। तो देखेंगे भाई कि क्या क्या इसमें कैसे कैसे 8 नंबर जुड़ेंगे। चलिए, तो ये था यूनिट थर्ड। अब चलते हैं यूनिट 4 में। एक बार रिवाइंड करवा देते हैं आप लोगों को कैसे कैसे क्या था। फर्स्ट पार्ट आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स, सेकंड पार्ट आपने देखा था इलेक्ट्रिक करंट 7 मार्क्स, थर्ड पार्ट आपने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 8 नंबर। ये भी 8 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। चलिए तो बात करते हैं अगले पोर्शन की ओर, चलते हैं 5वां यूनिट की ओर, सॉरी 4th यूनिट की ओर, चौथे यूनिट की ओर। चौथा यूनिट आप लोग का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये दोनों। चलो भाई देखते हैं इन दोनों में क्या क्या रहेगा। अब इस पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर में आपने देखा था, इसके प्रीवियस में आपने देख रहे थे कि बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कहने का कि अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह किया जाएगा तो वह एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो इसी का जस्ट अपोजिट आपने क्या देखा
कि जब किसी चालक में धारा का प्रवाह किया जाएगा तो कैसा क्षेत्र को देगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये था यूनिट 3 में आप लोग, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये था यूनिट 3 में। अब इसका जस्ट अपोजिट किया गया, कहा गया कि जब धारा किसी चालक में जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो इसका उल्टा कि अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वहां पर धारा का प्रवाह होना होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट आएंगे, इसी करंट का एक्सप्लेनेशन आपको यूनिट 4 में है। यूनिट 3 में क्या था? धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और यूनिट 4 में क्या? चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा। और इसी को हमने अपने अलग अलग पार्ट में बांटा। देखिए इसमें क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट आप लोग का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो समझ रहे होंगे कि क्या उसमें पढ़ना है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा। सेकंड आप लोग का है कौन सा भाई? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसी को आप लोग शॉर्ट में कहते हो एसी। नंबर थर्ड में आप लोग का है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें आप लोग को पढ़ने हैं वैद्युतीय यंत्र, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है वैद्युतीय यंत्र, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इस डिवाइस में आप लोग को पढ़ने हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, जिसको कहते हैं MCG, पूरा नाम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आप लोग को पढ़ने हैं वोल्ट मीटर। उसके बाद आप लोग को पढ़ने हैं एमीटर। तो ये सारे चीजें आप लोग को मिलेगा वैद्युतीय यंत्र में। इसमें ये भी देखना होगा कि भाई वोल्ट मीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे और एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। इन सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस में देखने को मिलेगा। और इससे भी आप लोग का बिहार बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है 8 मार्क्स का सवाल, 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। 8 नंबर इससे भी आप लोग आते हैं। ये था आप लोग का यूनिट 4। यूनिट 4 के बाद मूव करते हैं अगले यूनिट क्यों। चलिए मैं देखता हूं अगला यूनिट क्या है। अगला यूनिट आप लोग का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युतीय चुंबकीय तरंग। वैद्युतीय चुंबकीय तरंग, वैद्युतीय चुंबकीय तरंग। ये जो आप लोग का है मैग्नेटिक वेव, ये यूनिट 5 में पढ़ने हैं। और इससे आप लोग का फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स का सवाल, 3 मार्क्स, 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर चलते हैं भाई, देखते हैं यूनिट 6 में क्या आएगा। यूनिट 6 आप लोग का है ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं, इसको आप लोग कहते हैं भाई प्रकाशीय, प्रकाश मिल रही है, प्रकाशीय। यहां चल गया भाई, कैसा कैसा लिखा हुआ है, बराबर है। चलिए देखिएगा, प्रकाशीय, प्रकाशीय ऑप्टिक्स। और ये ऑप्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेट लगभग में पूछा जाता है 14 नंबर के लिए, 14 नंबर के लिए पूछे जाते हैं ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐसा थ्योरी दिया था बहुत सारे साइंटिस्टों ने। पहले यह माना गया था कि भाई प्रकाश जो है वह एक सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे किरण कहते हैं, रे कहते हैं। तो उसके आधार पर पहला ऑप्टिक्स बनाया गया, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे आए जो रे ऑप्टिक्स पर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाए, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। इन सभी की व्याख्या रे के आधार पर नहीं हुई, इन सभी की व्याख्या वेव के आधार पर हुई। तो सेकंड आपका टूटा हुआ है वेव ऑप्टिक्स। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट आया, पार्ट 1 में आया रे ऑप्टिक्स, और पार्ट 2 में आप लोग का आ गया वेव ऑप्टिक्स। 2 भाग में बटा है, बाहुबली 1
एंड बाहुबली 2। चलो देखते हैं रे ऑप्टिक्स में क्या क्या है। रे ऑप्टिक्स में आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, आया टकराया चल गया, परावर्तन। सेकंड था रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, आया टकराया पार हो गया, तो ये होता है अपवर्तन। तो ये पहला आप लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। सेकंड आपका है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह के द्वारा होने वाले अपवर्तन की क्रिया, जिसमें आप लोग पढ़ोगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस के बारे में थोड़ा देखेंगे भाई कि लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो क्या होता है, लेंस को वर्टिकली कट करते हैं तो क्या होता है, लेंस को पानी में डुबा देते हैं तो क्या होता है। इन सभी घटनाओं को जोड़ डालेंगे इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आपको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ए सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। चलिए थर्ड पार्ट आप लोग का है प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आप लोग सब लोग जान भी रहे होंगे भाई कि प्रिज्म कैसा दिखता है। कुछ ऐसा दिखता है भाई, प्रिज्म ऐसा दिखता है, इस तरह से शेप होता है प्रिज्म का। चला गया भाई, कुछ इस तरह से दिखता है शेप इसका, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरह से प्रिज्म बनते हैं। तो इस प्रिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन करना भाई कि जब लाइट गया तो 7 रंग में बट जाते हैं, तो कहते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण है। तो इन सभी बातों की व्याख्या होगी इस चैप्टर में कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, रेनबो कैसे बनते हैं, रेनबो कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनबो। थर्ड चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं आप लोग को पढ़ना ह्यूमन आई, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव नेत्र। भाई सब लोग जान रहे हैं, सभी के पास तो आंख होगा ही, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। अब ये मानव नेत्र में आप लोग को जानना है कि मानव नेत्र की बनावट क्या होती है, मानव नेत्र किस प्रकार के लेंस के जैसा कार्य करता है। और इसमें एक और चीज जुड़ जाएंगे और वह होंगे प्रकाशीय यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारे आप लोग आएंगे ह्यूमन आई में। इसके बाद आप लोग का सेकेंड आएगा वेव ऑप्टिक्स, पार्ट 2 में आएगा वेव ऑप्टिक्स पार्ट 2, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप लोग को पढ़ने हैं ये 3 चैप्टर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस जिसको हिंदी में प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन इसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद आएगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। भाई क्या क्या थ्योरी दिया था वेव के आधार पर, मैंने पहले ही बोला था कि प्रकाश दोनों गुण रखते हैं भाई, रे पर भी व्याख्या किए गए कुछ बातों को, तरंग के आधार पर भी कुछ बातों को व्याख्या किए गए। तो क्या क्या थ्योरी दिया गया, जैसे न्यूटन ने पहले आके थ्योरी दिया था, न्यूटन का कनिकाएं का सिद्धांत, फिर हाइगन्स आए, हाइगन्स ने सिद्धांत दिया, हाइगन्स ने दिया तरंगों के आधार पर, तो हाइगन्स के तरंगिकाएं का सिद्धांत। उसके बाद तरंगाग्र आए, वेव फ्रंट, और उसके बाद फिर दिया गया हाइगन्स के द्वितीय तरंगिकाएं का सिद्धांत। तो ये सारी चीजें आप लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। उसके बाद होंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। भाई प्रकाश का ध्रुवन तो बच्चे समझते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि जैसे चश्मा लगाते होंगे कोई बच्चे, चश्मा लगाकर कभी कभी धूप में निकलते होंगे तो कहते हैं कि देख भाई मेरा चश्मा करिया हो गया, काला हो गया। तो किस घटना के कारण होता है, पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवन के कारण। तो ये आप लोग का यूनिट 6 में आएगा, इससे आप लोग का 14 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं एक लास्ट पार्ट को, एक लास्ट शाखा को देखते हैं क्या है आप लोग का फिजिक्स का लास्ट शाखा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, और वह है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब समझते होंगे इसके अंदर आधुनिक भौतिक। ये आधुनिक भौतिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आधुनिक भौतिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भौतिक, आधुनिक भौतिक, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, जो आजकल हो रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हो यार, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये इंटरनेट किसका देन होगा, ये मॉडर्न फिजिक्स का देन है। ये मॉडर्न फिजिक्स का देन है कि आप लोग इसको देख रहे हो। तो इंटरनेट हो गया या किसी तरह की वेबसाइट चलाते हैं, वो सारे मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, ये हमारा डिजिटल बोर्ड हो गया भाई, ये भी आज आधुनिक फिजिक्स है। पहले के जमाने में जो बच्चे
शिक्षा लेते थे जमीन पर बैठ के लेते थे। अब आजकल के बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ले रहे हैं। सर डिजिटल बोर्ड नहीं रहेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आप तो फिजिक्स के खराब टीचर हो जाएंगे, ऐसा बच्चों को सोचना है भाई। तो यह आधुनिक हो गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है। तो ये हो गया आप लोग का आधुनिक भौतिक। अब तो सब कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, मोबाइल चलाते हैं भाई, वो भी आधुनिक भौतिक है। पहले के जमाना में क्या होता था कि अगर किसी तरह की संदेश देना होता था, लेटर लिखते थे और बोलते थे कबूतर जा जा जा, तो पहुंचता था एक जगह से दूसरे जगह संदेश। और आजकल के बच्चे, सर मोबाइल वाला आइए ना, कॉल करना है भाई, किसे कॉल करना है, समझते होंगे आप लोग। तो ये है मॉडल, एक नंबर डाला बात हो गई। लेकिन पहले के जमाना में क्या था, कबूतर, वो था प्राचीन सभ्यता की खोज, प्राचीन में वो सारे होते थे। आधुनिक में क्या हो रहा है, मोबाइल, इंटरनेट, क्रोम, गूगल, www. जो चाहिए .com, सब कुछ मिलता है भाई, कन्या भी आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इस मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आने वाले हैं। सबसे पहला आप लोग को पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसको कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। भाई मैंने प्रीवियस में बोला था प्रकाश का एक पार्ट नहीं है, दो पार्ट है, बाहुबली 1 बाहुबली 2, दोनों पार्ट हमने बताया था। देखिए प्रीवियस में हमने बताया था भाई कि दो पार्ट थे आपका, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 क्या था, रे ऑप्टिक्स, सेकंड क्या था, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में किसके आधार पर, रे के आधार पर, किरण के आधार पर, और वेव ऑप्टिक्स मतलब किसके आधार पर, वेव के आधार पर, यानी तरंग के आधार पर। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश में किरण का भी गुण है। कहने का मतलब भाई किरण मतलब क्या है, कण, पार्टिकल्स जाते हैं, कण जाते हैं सीधे रेखा में, जिसको किरण कहते हैं। तो भाई ये कण के भी गुण पाए जाते हैं प्रकाश में। और दूसरा क्या है भाई, तरंग का गुण भी पाए जाते हैं सर। तो प्रकाश में कण और तरंग, इन दोनों का गुण पाए जाते हैं। प्रकाश की दो पत्नी निकल गई, एक कण और एक तरंग, दोनों पत्नी मिला दिए तो आप कहोगे कितने पत्नी हो गए, दो पत्नी, पहला पत्नी दूसरा पत्नी। पहला पत्नी का नाम क्या था, कण, और दूसरा कण थे तरंग। यानी ये दोनों के दोनों गुण पाए जाते हैं। तो इसी दो गुण पाए जाने के कारण प्रकाश का चैप्टर तैयार हुआ, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। प्रकाश की कुछ घटनाएं कण के आधार पर बताया गया, प्रकाश की कुछ घटनाएं तरंग के आधार पर बताया गया, जिसे कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। नंबर सेकंड नंबर का देखा जाए तो सेकंड नंबर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं परमाणु की संरचना। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ रहे हैं देख लो भाई। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी सर इसके बारे में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि सर क्या होता है सर। तो एक न्यूक्लियस होता है सर, न्यूक्लियस में क्या होते हैं सर, न्यूट्रॉन होते हैं सर, प्रोटॉन होते हैं सर, एंड रॉन कौन घूमते रहते हैं सर, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो भाई ये बनावट कहां से है, एटम की बनावट। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने आप लोग को सेकंड पार्ट में, एटम कैसे कैसे बना, इसके लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए, इन सभी बातों का। उसके बाद थर्ड आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, नाभिक की संरचना। भाई ये थे परमाणु की संरचना और ये नाभिक की संरचना। नाभिक कहां पाएंगे, परमाणु के बाहर के परमाणु के अंदर। ये देख लो ये है नाभिक, कहां है, अंदर की बाहर, इस गोला के अंदर। तो नाभिक कहां पाएगा, परमाणु के अंदर। तो इस नाभिक की संरचना के बारे में आप लोग को पढ़ना है थर्ड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई में। चलिए इसके बाद आप पाएंगे सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस। भाई इसका हिंदी देख ले अच्छा से, सेमीकंडक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक एंड डिवाइस, डिवाइस मतलब यंत्र, और यंत्र को सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं युक्ति। तो ये आप लोग का चैप्टर है अर्धचालक, युक्ति एंड डिवाइस। एक चीज और इसमें है भाई, शायद किसी ने छोड़ दिया है और हुआ है, टाइपिंग वाले ने छोड़ दिया था भाई, लॉजिक गेट। अर्धचालक युक्ति और लॉजिक गेट, ये आप लोग को पढ़ना है, बहुत एक इंपॉर्टेंट शाखा भाई। जितने भी चीज आजकल देख रहे हो ना, उन सभी में सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। एलईडी सेमीकंडक्टर, एलसीडी सेमीकंडक्टर, ये डिजिटल देख रहे हो बोर्ड, सेमीकंडक्टर का ही बना हुआ।
तो ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर में है और ये लॉजिक गेट होता है जिससे यंत्र को कुछ कुछ बातें इनपुट और आउटपुट के बीच में, ऑन और ऑफ के बीच में एक रिलेशन दिया जाता है, और रिलेशन होता है लॉजिक गेट के थ्रू। चलो सब देखेंगे तो समझ में आएगा कि लॉजिक गेट में क्या क्या कितने इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एंड फाइनली है आप लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको कहते हैं संचार यंत्र। इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है संचार यंत्र। संचार यंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार यंत्र में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा करते हैं। पहले समझ लो भाई कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। कम्युनिकेट कर दिए, कम्युनिकेशन। जैसे कहते हो ना, आपने फोन उठाया, नंबर डाला, नंबर डालने के बाद कहते हो हेलो डार्लिंग हाउ आर यू, आप कहां हो और आपके डार्लिंग कहां है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि यह एक कम्युनिकेशन है। दो चीजों को जोड़ने की व्यवस्था है। तो दो चीजों को जो जोड़ने की व्यवस्था होगा, उस व्यवस्था को कहा जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम। और जिस यंत्र के द्वारा वो दोनों जुड़ते हैं वो कहलाता कम्युनिकेशन डिवाइस, संचार यंत्र। जैसे मोबाइल क्या है, डिवाइस है कि सिस्टम है? मोबाइल एक यंत्र है, एक डिवाइस है, तो उसको कहेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। और सिस्टम क्या हो गया, टावर। रेडिएशन निकला, टावर के पास गया, टावर ने सिग्नल लिया, दूसरे टावर को दिया, तो वह एक सिस्टम है, वह एक प्रणाली है। और इन दोनों चीजों की एक्सप्लेनेशन आपको टावर भाई कौन कौन से तरंग होते हैं, कैसे जाते हैं, किस किस तरह से जाते हैं, इन सभी चीजों के एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन सिस्टम में। जिससे आप लोग का भाई, मैं तो बताया कि मार्क्स कितने आएंगे, वेट भी कर रहे हैं सर, बताइए कितने नंबर के इससे आने वाले हैं सर, जल्दी जल्दी कर दीजिए सर। चलो देखो भाई, इससे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 22 मार्क्स का, 22 नंबर का। तो ये सारे आप लोग का सिलेबस है। सिलेबस मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे डाल रखा है बच्चों। अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इन सभी की डाटा लेने के लिए। टेलीग्राम है प्रेरणा क्लासेस जाना। देखिएगा कि आप लोग भाई YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी लेक्चर जाएंगे वो सारे लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते चला जाएगा। और अभी तो हम लाइव नहीं आ रहे भाई, 7 दिन, करीब 7 दिन, 7 डेज अभी और आप लोग को बताने वाले हैं, YouTube के माध्यम से बताने वाले हैं। और उसके बाद फिर आप लोग का आएंगे हम क्या लाइव आएंगे, YouTube के माध्यम से ही आएंगे लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्रेरणा क्लासेस जहानाबाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी एक नई वीडियो आप लोग को मिले आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ सर का वीडियो आया है। तो आप लोग का लेक्चर स्टार्ट करेंगे कल से। कल से आप लोग का एक नई नई वीडियो आते चलेगी, जो कि आप लोग का सिलेबस के रूप में होगा। 7 दिन तक मैं किसी तरह की कोई भी चार्जेस आप लोग से नहीं करूंगा। 7 डेज आप लोग का बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब चैनल। इसका नाम क्या होगा भाई, देख लो बोर्ड पे लिखा है, नाम क्या है। ओके बच्चों, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे, बाय।